हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब पे बात करेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अच्छे खासे रूप में टकराते हैं। बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है और ये सबूत है। उसका जो क्वेश्चन पेपर है पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, उसका नाम क्या है? एरो इंडिया 2023। उसका आयोजन किस शहर में हुआ, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में आयोजित किया गया और एशिया का ये सबसे बड़ा कहा जा रहा है। किसने कहा एशिया का सबसे बड़ा? तो गवर्नमेंट की ओर से ही कहा गया है कि ये एशिया का सबसे बड़ा है। सवाल होगा कि कब से कब तक ये आयोजन किया जा रहा है? तो 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजन हुआ है। बेंगलुरु में किस जगह पर? अगर एग्जैक्ट लोकेशन कहेंगे तो यलाहंका एक जगह है बेंगलुरु में, वहाँ पर। और आपको बताऊं कि ये जो एयर शो है वो हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। ये भी सवाल हो सकता है आपसे कि कितने सालों पर किया जाता है, तो 2 साल है। उद्घाटन 13 फरवरी को किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये एरो इंडिया उसका 14वां संस्करण था, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। ओके, और इसमें बहुत सारे दुनिया भर के जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डिफेंस से रिलेटेड, उन सब ने यहाँ अपने अपने विमानों, हेलीकॉप्टर और तमाम तरह की चीज़ों का प्रदर्शन किया। अच्छा, थीम क्या थी इसकी? इसकी थीम थी द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। क्या थी थीम? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। 98 कंट्री की कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। 32 देशों के रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। 29 कंट्री के एयर चीफ यहाँ पहुंचे हैं। ओके, और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके सीईओ भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और इंडियन जो तमाम स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमई है, इंडियन कंपनी है डिफेंस रिलेटेड, वो सब तो पहुँचे ही। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही है कि एरो इंडिया से ये दुनिया को दिखा सके कि हम इंडिया में जो एरोस्पेस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट विमान है, हेलीकॉप्टर है, वो सब बन रहे हैं और हम कितने आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। और दूसरे देशों के साथ संबंध भी इससे बेहतर होता है। ठीक है, दुनिया को आकृष्ट भी करना है। और यहाँ पर कई सारे विमानों का प्रदर्शन किया गया, जैसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, प्रचंड एक हेलीकॉप्टर है वो, ये सब इंडियंस। ठीक है, मुख्य तौर पर कौन कौन सी कंपनियां दुनिया की इसमें पार्टिसिपेट किया? तो बोइंग, एयरबस, दसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, रोल्स रॉयस, एचसी रोबोटिक्स, इन सब ने। अब भारतीय कंपनियों ने कौन कौन सी थी जो कि पार्टिसिपेट किया? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस, लार्सन एंड ट्रूबो, एलएनटी कहते हैं उसे शॉर्ट में, भारत फोर्ज लिमिटेड, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीईएमएल। तो इन सब ने ये शामिल हुए, वो सब पार्टिसिपेट किया है इन सब ने। और थीम आपको याद रखना है, क्या है थीम? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में अभी हाल ही में फरवरी 2023 में ऐलान किया है कि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है? कहाँ पर, किस जगह पर सबसे बड़ा भारत का भंडार मिला है? सवाल होगा कि जम्मू कश्मीर के किस जिले में मिला है? तो रियासी जिला है। ठीक है, रियासी नाम आपको ध्यान में रखना है। भारत में पहली बार इतने बड़े स्तर पर लिथियम मिला। लिथियम आने वाले वक्त में बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होने जा रहा है, बताते हैं आपको। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में कहाँ पर मिला है। तो ये रहा प्यारा भारत और यहाँ है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये रियासी ज़िला है और इसी ज़िले में ये माउंटेन है, पूरा इलाका माउंटेन पे बसा हुआ है, हिमालय पर बसा हुआ है। तो वहीं पर ये मिला है, इसी जगह पर। ठीक है, लिथियम, कितना लिथियम मिला है? अंदाज़ा कितना है? 59 लाख टन लिथियम है। अगर खुदाई में इतना मिलता है
तो भारत को एक बहुत बड़ा लिथियम उत्पादक देश बना देगा ये लिथियम। और ख़ास बात है कि लिथियम की खोज की जो कवायद है पूरी, वो केवल 5 साल पहले ही शुरू हुई थी। 5 साल में हमने एक बहुत बड़ा भंडार ढूंढा है। लिथियम के साथ साथ वहाँ पर गोल्ड के 5 ब्लॉक भी मिले। तो ये कुछ पत्थर जैसा आप देख रहे हैं हाथ में, इसी में लिथियम है बहुत बड़े पैमाने पे, और इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिथियम को। और लिथियम आयन बैटरी जो है आपके मोबाइल में हुआ, लैपटॉप में हुआ, कार हुई, ये सब चलाने का काम किया जाता है। ओके, अन्य जगहों पर भी खोजने की कार्रवाई चल रही है। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम की खोज के लिए देश में 19 जगहों पर पूरा प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, और इसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर शामिल हैं। और इसके अलावा कुछ और कंपनियां हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेशन लिमिटेड, तो उसने लद्दाख में भी लिथियम की कुछ खोज की है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने कर्नाटक के कुछ हिस्सों में लिथियम की खोज की है, लेकिन वो ना कम है। जैसे 1600 टन की खोज हुई है कर्नाटक में, तो वो कम है। लेकिन यहाँ 59 लाख टन मिला है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि किस ज़िले में मिला है, तो नाम आपको ध्यान में रखना है, रियासी। ओके, लिथियम क्या है? लिथियम एक रासायनिक तत्व है और रासायनिक प्रतीक इसका Li है। ये अब यहाँ पर सवाल ये हो सकता है कि लिथियम मिला तो इतना हम उत्साहित क्यों हैं? उत्साहित होने की वजह है क्योंकि ऊर्जा की ज़रूरतें लगातार हमारी बढ़ती जा रही हैं, दुनिया भर में बढ़ती जा रही हैं, और ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके जो है ना, वो लगातार बदल रहे हैं। अभी क्या है? अभी हम लोग क्रूड ऑयल पर निर्भर हैं ज़्यादातर ऊर्जा के लिए, जैसे पेट्रोल, डीजल है, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। लेकिन आने वाले वक्त में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम लोग जाने वाले हैं, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। तो ऐसे में जिसके पास लिथियम होगा वो देश सबसे ज़्यादा अमीर होने जा रहा है, क्योंकि वो लिथियम अपने ज़रूरत के अनुसार बैटरी बनाने का काम कर सकता है और साथ में विदेशों में दे भी सकता है, भेज भी सकता है। तो लिथियम मिला है, इसकी वजह से हम हमारे जो बैटरी का निर्माण है, रिन्यूएबल एनर्जी होगा, यानी हम सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, और भी दूसरे जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उन सब पर जाने वाले हैं। तो ऐसे में हमें स्टोरेज की ज़रूरत है, और स्टोरेज लिथियम आयन बैटरी में बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। लिथियम ज़्यादा होगा तो लिथियम सस्ता होगा। अगर भारत में ही मिलेगा तो हमें डॉलर खर्च नहीं करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। अभी हम दुनिया भर से आयात करते हैं और भारत चौथे स्थान पर है लिथियम आयात करने में। भारत लगभग 80% जो लिथियम आयन बैटरी है वो चीन से मंगवाता है। हमारी ज़रूरत है, अगर हम चीन से नहीं मंगवाएंगे तो हम यहाँ पर जो ज़रूरतें हैं डेवलपमेंट के लिए वो नहीं कर सकते। तो भारत को आत्मनिर्भर बनना है, विदेशी मुद्रा को बचाना है, और इसके लिए भारत जो है वो कोशिश कर रहा है ढूंढने की। पिछले 5 साल से ये काम शुरू हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने काम किया है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात ये रही। जीएसआई की बात कर लें, स्थापना कब हुई थी? 1851 में। मुख्यालय कोलकाता में है और डायरेक्टर जनरल हैं एस राजू। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आपने मेंबरशिप नहीं लिया है तो देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इसके जरिए मिलता है करंट अफेयर्स का PDF, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और फरवरी का भी PDF आ चुका है वीकली, तो आप देख लेना। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है तो वहाँ पर अवेलेबल है जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है। इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ है तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए, और बुक्स पे छूट मिलती हैं। बुक अवेलेबल है 2022 की आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और उस बुक से शानदार क्वेश्चन टकराए हैं BPSC के एग्जामिनेशन में। 28 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो देखना जरूर, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? टॉप पर कौन सा राज्य रहा? आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, और न्यूज़ भी दिखा देना चाहता हूँ, ये रहा न्यूज़। 5th ये खेलो इंडिया गेम्स था और उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 रैंक पर रहा है। ओके,
कब से कब तक ये आयोजित किया गया था कार्यक्रम? तो 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023। ठीक है, वैसे ये 2022 का गेम था, 2022 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको एक साल आगे शिफ्ट कर दिया गया था। 5 जो खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं उनमें किन किन कौन कौन से टॉप पोजीशन पे रहे हैं? तो पहला ये आयोजित किया गया था 2018 में, और ये मेज़बान था न्यू दिल्ली, और उसमें नंबर 1 हरियाणा रहा है। सेकेंड खेलो इंडिया वो आयोजित हुआ 2019 में पुणे में, और ये महाराष्ट्र नंबर 1 रहा। तीसरा 2020 में गुवाहाटी में, और महाराष्ट्र फिर आगे रहा। 2021 में पंचकुला में आयोजित किया गया, और ये हरियाणा टॉप पर रहा। ओके, और 2022 का जो कि 2023 में आयोजित हुआ है, उसमें वो भोपाल में आयोजित हुआ और महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पे रहा। ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें कितने मेडल जीते, तो यहाँ आप देख रहे हैं टोटल मेडल महाराष्ट्र ने जीते हैं 161। गोल्ड मेडल है 56, सिल्वर 55 और ब्रॉन्ज मेडल है 50। ठीक है, सेकंड स्थान पर रहा है हरियाणा, उसने टोटल प्राप्त किए हैं 128 मेडल, 41 गोल्ड था, 32 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल 55। ठीक है, अगर सवाल हो कि किसने आयोजित किया इसे, तो खेलो इंडिया गेम्स को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, उसकी अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। साइप्रस के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए? नए राष्ट्रपति आंसर होगा निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। ओके, ये नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, और न्यूज़ आप देख रहे हैं। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे, अब वो वहाँ के प्रेसिडेंट हो गए हैं। एक बार साइप्रस ले चलते हैं, फिर बताते हैं आपको। ये रहा प्यारा भारत, और साइप्रस जो है यूरोपीय देश है और द्वीपीय देश भी है। ये रहा साइप्रस। ठीक है, और जूम करें अगर, तो ये मेडिटेरियन सी जो है ना, उसी से घिरा हुआ है ये, और वही द्वीपीय देश है साइप्रस। अगर इसके आसपास के देशों की बात करेंगे तो इधर तुर्की है, सीरिया है, इस तरफ इज़राइल है, इधर इजिप्ट है। ठीक है, तो ये सब आप देख रहे हैं, और जूम आउट किया तो ये नज़ारा आपको दिख रहा है। तो निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, ओके, क्या नाम है? निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। तो उन्होंने चुनाव जीत लिया है, 52% वोट मिले उनको। ओके, और अगर हम बात करेंगे साइप्रस के बारे में, तो ये स्वतंत्र हुआ था ब्रिटेन से 1960 में। राजधानी क्या है? निकोसिया। मुद्रा क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा ने 10 फरवरी को ये किया, और कप्तान के तौर पर रूप में उन्होंने पहला शतक लगाया है। किसमें? तो टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैच खेल रहे थे, और उन्होंने 212 गेंदों में 120 रन बनाए। ठीक है, तो वो तीनों फॉर्मेट का मतलब ये हुआ ODI, T20 और टेस्ट, तो तीनों में उन्होंने शतक लगा लिया है। कब कब लगाया? ODI में, वनडे में 2017 में, T20 में 2017 में ही, और टेस्ट में 2023 में उन्होंने शतक लगाए हैं। अगर बात करेंगे कि दुनिया में किस किस ने ये उपलब्धि हासिल की है कप्तान के तौर पर, तो श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान, दक्षिण अफ्रीका के फाडू प्लेसिस, और पाकिस्तान के बाबर आजम, और भारत के अब हैं रोहित शर्मा। ठीक है, तो रोहित शर्मा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग सिस्टम को किस बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की घोषणा की है? आंसर होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो उन्होंने 8 फरवरी को यह ऐलान किया, कहा कि QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर देश के अलग अलग जगहों पर, मुख्य तौर पर 12 शहरों में 19 लोकेशन पे लॉन्च किया जाएगा। होता यह है कि देखिए, अभी कॉइन वेंडिंग सेंटर है, तो वहाँ पर नोट डालेंगे और सिक्के मिल जाते हैं। जहाँ भी ज़रूरत है जिन लोगों को, वो ले सकते हैं, लेकिन वो मशीनें जो है ना, नकली नोट को पहचान नहीं पाती हैं। तो सरकार ने ये तय किया, और फिर RBI ने भी, कि
QR बेस्ड हो, जैसे UPI में आप पेमेंट करते हैं ऐसे ही वहाँ पेमेंट करेंगे और उतना कॉइन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो ये काम किया है गवर्नमेंट ने और RBI ने मिलकर। वैसे फैसला RBI का है। देखिए, अगर सवाल हो कि हम गवर्नमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, RBI ही करता है ये सब, तो देखिए होता ये है कि सिक्के जो है ना जितने भी है उसको भारत सरकार बनाती है। 1906 के तहत जो अधिनियम है सिक्का अधिनियम, भारत सरकार सिक्का अधिनियम, उसके अनुसार, इसके अनुसार भारत सरकार 50 पैसे से लेकर 1000 रुपये तक के सिक्के बना सकती है। लेकिन बाजार में सिक्कों का यानी कॉइन का प्रचलन RBI नियंत्रित करता है। ओके, तो RBI को सिक्के भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होते हैं। नोट छापने का काम RBI का है, लेकिन कॉइन बनाने का काम, कॉइन ढालने का काम ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे देने की घोषणा की है? आंसर होगा दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी, और उन्हें क्या नाम, उपनाम भी है अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे अप्पा साहेब धर्माधिकारी। तो दोनों नाम आप ध्यान रख सकते हैं, अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ओके, ये उपनाम है, और मुख्य नाम है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन हो एग्जामिनेशन में तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उनको ये अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इससे पहले 2020 के लिए वर्ष 2021 में सिंगर आशा भोसले को अवार्ड मिल चुका है, ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ठीक है, इनके बारे में बताऊं, ये समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, तो इनको ये अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र की बात कर लें, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? एकनाथ शिंदे। ओके, राजधानी क्या है? मुंबई। नए गवर्नर कौन है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। मैंने अभी 2 दिन पहले ही करंट अफेयर्स में आपको बताया है कि गवर्नर वहाँ के कौन हैं, नए गवर्नर हैं। गवर्नर का नाम बताना है आपको, महाराष्ट्र में इस वक्त कौन गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नौसेना के किस फाइटर एयरक्राफ्ट ने देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर पहली लैंडिंग और टेक ऑफ किया? आंसर क्या है इसका? आंसर होगा इसका A और B दोनों, यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29K। ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी LCA ये भारत के द्वारा बनाया हुआ है, भारत का अपना स्वदेशी है, और ये MiG-29 आपको पता होगा रशियन है। तो इसे उतारा गया है उसके डेक पर, डेक यानी ये ऊपर के जो हिस्सा है उसे हम डेक कहते हैं, ये छोटा सा रनवे होता है। तो ये INS विक्रांत पर इसे लैंडिंग करवाया गया है। ओके, और INS विक्रांत पूर्णतः स्वदेशी है ये। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में प्रगति मैदान में 11 से 15 फरवरी 2023 तक। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। कौन सा मंत्रालय है उनके पास? तो रेलवे, कम्युनिकेशन और IT तीनों मंत्रालय हैं। तो अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने अमृत पैक्स कहिए उसको, 2023 का उद्घाटन किया 11 फरवरी को। और इस प्रदर्शनी में 1 लाख से ज़्यादा टिकटों का, डाक टिकटों का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, थीम क्या थी इसकी? थीम जो है ना कई सारी रखी गई है, 5 थीम है इसकी। एक तो आज़ादी का अमृत महोत्सव और नया भारत, दूसरा है नारी शक्ति, तीसरा है युवा शक्ति, चौथा है प्रकृति और वन्य जीवन, और 5वां है भारत की संस्कृति और इतिहास। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इंडियन पोस्ट की बात कर लें, स्थापना कब हुई थी? 1854 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे क्वेश्चंस लगातार टकराते हैं, UPSC में भी शानदार टकराए थे, UPPSC में भी शानदार टकराए थे, और BPSC में भी शानदार टकराए हैं। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये PDF है, और इसमें जो रेड निशान लगा हुआ है वो सब हमने जो बताए थे वो सब क्वेश्चंस आए हैं, और कमेंट बॉक्स तो भरे हैं।
पिछले वीडियोस के कि कितने क्वेश्चंस बढ़िया से टकराए हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि टाइम पे वीडियो नहीं आ पाता है और डेली कई दिन छूट भी जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर बताएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 5000 क्वेश्चन पढ़ लें और फिर जाएं। सेलेक्टेड हो और चुनिंदा क्वेश्चन पढ़ें। तैयारी का दायरा जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। एक सीमित दायरे में रख कर अगर तैयारी करेंगे पूरे ध्यान से तो एग्ज़ामिनेशन में अच्छा करेंगे। जैसा बीपीएससी में जो तमाम स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है उन सब ने किया है। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।